हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 23 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो आपको डिटेल में समझाई गई है। साथ ही साथ दोस्तों पुराने दिनों के करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी मैंने लिंक करके आपका रिविजन भी कराया हुआ है, तो आप लोग रिविजन भी साथ साथ करते चलोगे। वीडियो देखने के बाद आप लोग इसकी क्विज भी सॉल्व कर सकते हो। क्विज मिलेगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल MZT ऐप पर। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन मेरा था, भारतीय नौसेना विश्व की नौसेनाओं में कौन से स्थान पर है। तो भारतीय नौसेना दोस्तों दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी नौसेना है। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स दोस्तों दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है। और अभी एक जापान की रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार भारतीय थल सेना जो है वो दुनिया की नंबर 1 थल सेना है। अगला, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, फ्रांस में। कल मैंने पेरिस ऑप्शन में नहीं दिया था और बहुत लोग इसमें मिस्टेक कर गए। बहुत लोगों ने जिनेवा कमेंट करके कहा है, तो आप लोग कंफर्म कर लीजिए इस बात को, इसको याद कर लीजिए। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके लिए मैंने स्पेशल वीडियो दी हुई है, आपको उसके बारे में डिटेल जानकारियाँ दी हुई हैं। तो आप लोग जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके जो चीफ है उनके नाम याद कर लीजिए और उनका हेडक्वार्टर कम से कम याद कर लीजिए। ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म हैं, पूछे जाते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड अर्थ डे। तो ये दोस्तों मनाया जाता है 22 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। इसे एक और दिवस के नाम से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस यानी इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। तो ये 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस बार दोस्तों इसका 50वां संस्करण था, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 1970 से। ठीक है, 1970 से ये मनाया जाना शुरू हुआ है। क्लियर बिल्कुल। जाहिर सी बात है, पृथ्वी की रक्षा के लिए, पृथ्वी के संरक्षण के लिए, पृथ्वी को प्रदूषित ना करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम रखी गई है क्लाइमेट एक्शन। क्या है? क्लाइमेट एक्शन। अच्छा दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले मंथ 22 मार्च को आपको बताया था जल दिवस, और उसी दिन मैंने आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई थी इस दोनों को याद करने के लिए। मैंने आपसे क्या कहा था कि जब सूर्य से पृथ्वी अलग हुआ, जानते ही आप लोग, पृथ्वी सभी ग्रह अलग जब हुए तो आग के गोले के रूप में थे, तो पृथ्वी भी हमारी आग के गोले के रूप में थी। ठीक है, तो उस पर लगातार बहुत दिनों तक बारिश हुई। तो बारिश हुई तो वो आग का गोला तब पृथ्वी के रूप में आया। ठीक है, तो यानी कि पहले बारिश हुई यानी पहले पानी आया। तो आप लोग 22 मार्च को यानी कि 22 मार्च को एक महीने पहले आप लोग जल दिवस मानेंगे। फिर उसके बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ, क्योंकि जब बारिश हुई तब ये आकाशीय पिंड जो है ये धरती का रूप लिया यानी पृथ्वी का रूप लिया। तो आप लोग ऐसे याद रखेंगे कि 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस और उसके एक महीने बाद पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ये दोनों दिवस याद रखिएगा, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों की थीम भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया। दोस्तों अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है आयु एवं सेहत साथी ऐप। ये ऐप दोस्तों लॉकडाउन के दौरान जो घर बैठे लोग हैं वो ऑनलाइन ही डॉक्टर से कंसल्ट कर सकेंगे, परामर्श ले सकेंगे, अपनी जांच करा सकेंगे। ठीक है, अब इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक स्टार्टअप है हेल्थ केयर का, मेडकॉर्ड। क्या नाम है? मेडकॉर्ड। तो उस मेडकॉर्ड नाम के जो स्टार्टअप है उसके साथ समझौता किया है या उसके साथ मिल करके इसे लॉन्च किया है राजस्थान सरकार ने, आयु एवं सेहत साथी ऐप। क्लियर है। अभी ऐसा ही कुछ इसी प्रोसेस वाला ऐप मैंने कल भी आपको बताया था, हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया था, ई संजीवनी OPD, उसे भी ध्यान रखना है। चलिए अब राजस्थान आया है, तो राजस्थान पिछले दिनों क्यों क्यों रहा था चर्चे में, हम लोग कर लेते हैं रिवीजन। जैसे राजस्थान पुलिस ने राजकॉप सिटीजन ऐप लॉन्च किया है, इसे ध्यान रखना है। और दोस्तों भारत में लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य राजस्थान बना था, वहीं कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य बना था पंजाब, इसे ध्यान रखना है। रैपिड टेस्टिंग शुरू करने वाला भी पहला राज्य राजस्थान ही बना था। और दोस्तों अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक स्माइल प्रोजेक्ट शुरू किया है जो कि ई लर्निंग के लिए शुरू किया गया है। तो इतने पॉइंट आपको राजस्थान से पता होना चाहिए जो कि रिसेंटली आए हैं चर्चे में। राजस्थान के बारे में जानिए डिटेल में। ये रहा राजस्थान, जयपुर पिंक सिटी यहाँ पर है, यहाँ की राजधानी। अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और दोस्तों कलराज मिश्रा गवर्नर हैं यहाँ के। और वहीं सरिस्का टाइगर विहार, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवला देव घाना पक्षी विहार है राजस्थान में। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये अपना बॉर्डर शेयर करता है पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है।
यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इस बार है दोस्तों 142वें स्थान पर। पिछली बार 140वें स्थान पर था, 2 पायदान का नुकसान हुआ है। इस बार इंडिया पहुंच गया है 142वें स्थान पर। ठीक है, टोटल 180 कंट्रीज़ के बीच में ये लिस्ट निकाली जाती है, जिसमें भारत 142वें स्थान पर है। पहले पर कौन है ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पर है नॉर्वे, ओके, और भारत है 142वें पर। लास्ट पर कौन है यानी 180वें स्थान पर कौन है? तो वो है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के बारे में तो आप जानते ही हैं, वहाँ पर तानाशाही चलती है, इस वजह से वहाँ पर रिपोर्टिंग तो बेकार होगी ही, तो सबसे लास्ट में वो है। और वहीं दोस्तों चाइना में भी ऐसा ही कुछ हाल है, इस वजह से चाइना 177वें नंबर पर है। और पिछले कुछ दिनों से चाइना एक्सपोज भी हो रहा है, चाइना पर सवाल भी बहुत ज़्यादा खड़े हो रहे हैं इसको लेकर के। ठीक है, क्योंकि वो अपनी जानकारियाँ विदेशों में किसी को बताना ही नहीं चाहता, करेक्ट डेटा कहीं देता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, आप लोग ये समझ लीजिए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो निकाला जाता है यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसका मेन मतलब यही होता है कि उस देश में वहाँ के जो पत्रकार हैं वो कितने ज़्यादा स्वतंत्र हैं, यानी वो कितने स्वतंत्रता से आलोचना कर सकते हैं या सही न्यूज़ दे सकते हैं, कितना ऑथेंटिक और करेक्ट न्यूज़ दे रहे हैं लोगों को। ठीक है, तो फिलहाल विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत है 142वें स्थान पर। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को मंजूरी दी है। ये इस बार का दोस्तों तीसरा संस्करण है। इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में ही। ठीक है, ये तीसरा संस्करण है, यानी इस तीसरी बार ये शुरू किया जा रहा है योजना। अब ये क्या है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान? तो ये दोस्तों एक ऐसा कैंपेन है, एक ऐसी योजना है कह सकते हैं हम लोग, जिसके तहत गुजरात में जब मानसून आने वाला रहता है तो मानसून आने के पहले ही जल निकाय जो हैं, जैसे तालाब हो गए, नदियाँ हो गए, नहरें हो गई, झीलें हो गई, उनको और ज़्यादा गहरा कर करके उन्हें जल के संरक्षण के लिए तैयार किया जाता है, जिससे जब मानसून आए वहाँ पर बारिश हो तो जल को संरक्षित किया जा सके। तो यही है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात का। ओके, तो ये इस बार का तीसरा है क्योंकि 2018 में ही शुरुआत हुई थी इसकी। चलिए, अब गुजरात आया है तो गुजरात के बारे में भी जान लीजिए। राजधानी यहाँ की गांधीनगर है। गुजरात ये रहा मैप में। विजय रूपाणी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी। अच्छा दोस्तों, कल मुझसे एक गलती हो गई थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। कल मैंने आपको बता दिया था कि विमल जुल्का जो हैं वो चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं, लेकिन दोस्तों वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, जबकि संजय कोठारी जो हैं वो चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, संजय कोठारी यानी चीफ विजिलेंस कमिश्नर यानी मुख्य सतर्कता आयुक्त, और वहीं विमल जुल्का ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त। ओके, इसको सही कर लीजिएगा। चलिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये है गुजरात में। गुजरात देख लीजिए दोस्तों किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये बॉर्डर अपना राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से शेयर करता है। मैंने आपको कई बार बताया है कि महाराष्ट्र से 1 मई 1960 को ये अलग हुआ था, इसी वजह से 1 मई को गुजरात स्थापना दिवस और महाराष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। गुजरात दोस्तों भारत की सबसे लंबी तट रेखा बनाता है, तटीय सीमा बनाता है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा तटीय सीमा गुजरात राज्य की है। अगला है, हाल ही में किसने अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर विकसित किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों NBRI ने यानी कि नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने अल्कोहल बेस्ड हर्बल सैनिटाइजर विकसित किया है, डेवलप किया है। अभी आपको पता है कोविड-19 की वजह से जितने भी सैनिटाइजर्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस वजह से NBRI यानी कि नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर बनाया है। ये दोस्तों WHO की जो कंडीशन है, गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग ही तैयार किया गया है। अच्छा, आपको अगर याद हो सैनिटाइजर से एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले, सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत इसकी कीमतें फिक्स कर दी थी, इसका रेट फिक्स कर दिया था। कितना था रेट? 200 ml सैनिटाइज़र की कीमत कर दिया गया था 100 रेट्स। तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वहीं मास्क की कीमत 2 लेयर वाले 8 रुपये और 3 लेयर वाले 10 रुपये की थी, इसे भी ध्यान रखना है। NBRI का हेडक्वार्टर दोस्तों लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नाम का एक वाहन लॉन्च किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों केरल में तिरंगा नाम का एक वाहन लॉन्च किया गया है। ये तिरंगा वाहन क्या करेगा? ये रैपिड स्क्रीनिंग करेगा। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जानिए। इसका पूरा नाम है दोस्तों टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान। क्या है? टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान। तो ये एक प्रकार का वाहन है
रैपिड स्क्रीनिंग के लिए। ये क्या होगा, तो जैसा कि आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं, इस व्हीकल में दोस्तों थर्मल स्क्रीनिंग का पूरा प्रोसेस होगा। इसमें बोनट पर इंफ्रारेड थर्मामीटर्स वगैरह लगे हैं, माइक्रोफोन्स वगैरह भी लगे होंगे, कैमरा लगा होगा, जिससे गाड़ी के अंदर ही बैठकर जो मेडिकल स्टाफ की टीम होगी वो बाहर खड़े व्यक्ति की रैपिड स्क्रीनिंग कर सकेगी। क्लियर है। तो केरल ने ये शुरू किया है। अब केरल आया है तो हम लोग केरल के बारे में कुछ पॉइंट इकट्ठा करते हैं। केरल ने दोस्तों ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया था, इसे आपको ध्यान रखना है। अच्छा, केरल ही पहला राज्य बना था प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत करने वाला। ओके। अच्छा, प्लाज्मा से याद आया एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार मैं भूल जा रहा हूँ क्वेश्चन लेने के लिए। याद रखिएगा, स्मृति ठक्कर ये गुजरात की हैं और प्लाज्मा डोनर ये बनी है पहली, भारत की पहली प्लाज्मा डोनर स्मृति ठक्कर गुजरात की हैं। इसको नोट कर लीजिए, कल अगर याद आया तो इसको क्वेश्चन जरूर बना कर दूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं केरल की। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, ये देख लीजिए केरल रहा मैप में। पिनरई विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान जी। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है केरल में ही, पेरियार नदी भी केरल में ही बहती है। केरल दोस्तों कर्नाटक और तमिलनाडु से अपना बॉर्डर शेयर करता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है हाल ही में किस पुस्तक ने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता। तो अभी हाल ही में दोस्तों मिडनाइट इन चेरनोबिल नाम की बुक ने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है। इस बुक को लिखा किसने है, तो इस बुक को लिखा है दोस्तों एडम हिगिन बॉथम ने। किसने, एडम हिगिन बॉथम ने इसे लिखा है। ठीक है, विलियम ई कोल्बी पुरस्कार इसको दिया गया है। किस लिए दिया गया है, ये पुरस्कार इसे मिला है दोस्तों मिलिट्री और इंटेलिजेंस पर लिखी गई अब तक की सबसे बेस्ट बुक के लिए। इस बुक का पूरा नाम है मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। तो इसे दिया गया विलियम ई कोल्बी पुरस्कार। अब ये विलियम ई कोल्बी पुरस्कार होता क्या है, तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में। 1999 से ये दिया जाता है। ठीक है, ये अवार्ड CIA के एक पूर्व चीफ थे, पूर्व डायरेक्टर थे विलियम ई कोल्बी, तो उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के सम्मान में ये दिया जाता है। अब ये तो है दोस्तों इंपॉर्टेंट बुक, तो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कुछ। अभी दोस्तों PV सिंधु पर एक बुक लिखी गई शटलिंग टू द टॉप, उसे लिखा V कृष्णा स्वामी ने। अभी मैंने आपको एक वीडियो भी दी है पुस्तकों और लेखक पर, उसमें 2020 से अभी तक के जितने भी बुक्स आए हैं उन सभी के बारे में मैंने आपको बताया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देखिए ज़रूर। और ये जो 3 ऑप्शन मैंने दिया है ये भी इसी मंथ में बुक लॉन्च हुई है, इन सभी के बारे में आप लोग लिखिए, आपका होमवर्क है ये। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है हाल ही में भारत ने किस देश को 23 टन आवश्यक दवाइयाँ प्रदान की। तो भारत ने दोस्तों नेपाल को अभी हाल ही में 23 टन आवश्यक दवाइयाँ प्रदान की है एज ए गिफ्ट। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इंडिया ने वादा किया ही था पहले ही कि वो सार्क देशों की मदद करेगा, सार्क संगठन के जितने देश हैं उनकी मदद करेगा। तो इस वजह से उसी मदद में आगे बढ़ते हुए इंडिया ने नेपाल को ये दिया है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ को गिफ्ट में दिया है, दान में दिया है। कुछ कंट्रीज़ से कमर्शियली भी डील हुई है, जैसे अमेरिका वगैरह हो गए। ठीक है, भारत इतना एक्सपोर्ट कर रहा है, इसकी वजह भी यही है क्योंकि जितना भी इंडिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का प्रोडक्शन होता है, पैरासीटामॉल का प्रोडक्शन होता है, वो दुनिया में किसी भी कंट्री से सबसे ज़्यादा ही है। भारत में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है, तो इसी वजह से भारत दे रहा है। कुछ देशों को दान में दे रहा है, जो गरीब देश हैं, जो उतने फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं हुई हैं जिनकी, और कुछ देशों को कॉमर्शियली दे रहा है, उनसे डील हो रही है। ठीक है, उसके बदले में पैसे भी ले रहा है। चलिए फिलहाल नेपाल के बारे में अगर बात करें तो नेपाल में जो भारत के राजदूत हैं विनय मोहन क्वात्रा जी, उन्होंने नेपाल में जो एम्बेसी है भारत की उसमें ये प्रदान किया है। ठीक है, अब इसमें 3.2 लाख डोज पैरासीटामॉल दवा की थी और 2.5 लाख डोज थी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा की। क्लियर, नेपाल आया है तो नेपाल के बारे में जानिए। नेपाल ये रहा मैप में भारत का पड़ोसी देश है। KP शर्मा ओली जी यहाँ के हैं प्राइम मिनिस्टर, विद्या देवी भंडारी हैं यहाँ की प्रेसिडेंट, राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया, संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, सबसे बड़ा नगर काठमांडू ही है, राजभाषा है यहाँ की नेपाली। दोस्तों भारत के पड़ोसी देशों पर भी वीडियो अवेलेबल है, आप सभी लोग ये सभी वीडियोज़ पा सकते हैं स्पेशल GK GS की वीडियो में, प्लेलिस्ट में, या फिर आप लोग जाइएगा एप्लीकेशन में, उसमें वॉइस सर्च का ऑप्शन लगा हुआ है, वहाँ पर आप कोई भी वीडियो आपके मन में ख्याल आए तो बोल दीजिएगा एक बार, आपको वो वीडियो 90% चांसेस है मिल जाए वहाँ पर। तो आप लोग वीडियो देख डालिए, जितनी भी वीडियो अवेलेबल है चैनल पर उसको देख डालिए, निश्चित ही बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध किया। तो अभी हाल ही में दोस्तों लेबनान ने औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध किया है। अभी हाल ही में लेबनान की संसद ने मेडिकल और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए भांग की खेती को वैध करने के लिए कानून पास किया है। ठीक है, तो अब वहाँ पर रेगुलर भांग की खेती की जा सकेगी। अब ऐसा क्यों किया गया,
क्योंकि दोस्तों लेबनान में इस टाइम पर बहुत ही भारी वित्तीय संकट चल रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहा है। ऐसे में दोस्तों इसकी खेती करने की वजह से जाहिर सी बात है विदेशों में जब ये बिकेगा तो विदेशी मुद्रा का भंडारण होगा, जिसकी इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। ठीक है, लेबनान के बारे में बात करते हैं। मैप में देख लीजिए, लेबनान ये रहा, एशियन कॉन्टिनेंट में ये भी पड़ता है, सीरिया के पास में है जैसा कि आपको मैप में दिख रहा है। राजधानी है इसकी बीरत, पीएम है हसन दियाब और यहाँ की करेंसी है लेबनानी पाउंड। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है हाल ही में किस देश ने नूर नाम की सैन्य सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो अभी हाल ही में दोस्तों ईरान ने नूर नाम का एक सैन्य सैटेलाइट यानी मिलिट्री सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, कई बार असफलता के बाद फाइनली इसको सक्सेस मिल ही गई ईरान को। कई बार दोस्तों ये प्रोजेक्ट में अपने असफल हुआ और फाइनली अब सक्सेसफुली ये ऑर्बिट में इसे फिक्स कर दिया है। नूर है सैटेलाइट का नाम, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ईरान ने इसे लॉन्च किया है, ये एक मिलिट्री सैटेलाइट है। चलिए अब ईरान आया है तो ईरान के बारे में जान लेते हैं हम लोग। ईरान देख लीजिए मैप में, ये भी एशियन कॉन्टिनेंट में ही पड़ता है। तेहरान यहाँ की राजधानी है, रियाल यहाँ की करेंसी है, संसद का नाम है मजलिस और हसन रूहानी है यहाँ के प्रेसिडेंट। तो बस दोस्तों ये तो था आज का दिन का करंट अफेयर। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिला करे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, मेघालय हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि 3 नए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आए हुए हैं, नियुक्ति हुई है। अगला है, भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल कहाँ खोला गया। ध्यान रखिएगा, कहाँ खोला गया पूछा गया है। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी आपको पता हो डिटेल में ज़रूर आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं मोहम्मद जारिफ, रविशंकर, श्याम शेर कुमार, सावन शर्मा, मनु पांडे, नीलेश पटेल, चांद बाबू, गुड्डू कुमार, साबिर आलम, पूजा चौधरी, अवंतिका सिंह, मिथुन कुमार, नरेंद्र मीना, चरण सिंह और दीपिका। इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है। आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो, कोशिश किया करो सबसे पहले आंसर करने की। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।